नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिरकार 18वीं लोकसभा में पहली बार यह फील हो पाया है कि जब विपक्ष मजबूत होता है तब लोकतंत्र और संसद कैसे चलती है, कैसे लगती है और कैसे भाषण देने के लिए हेडफोन लगाना पड़ता है। ये जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है ना, यह तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। शुरू में मोदी जी ने हेडफोन नहीं लगा रखा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना भाषण शुरू किया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो भाषण था उसके समर्थन में वे खड़े हुए और पीछे से एक स्वर गूंजना शुरू हुआ जो अंततः उन्हें परेशान करता रहा। वह था मणिपुर, 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 जस्टिस फॉर मणिपुर। और देखिए यह दूसरी तस्वीर, इसमें उन्हें हेडफोन लगाकर अपना भाषण देना पड़ा। संभवतः संसद में 2014 के बाद पहला मौका होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कि वे विपक्ष की आवाज को इतना तेज सुन पा रहे थे और सुनकर इस कदर परेशान हो रहे थे कि हेडफोन लगाकर अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे थे और बीच में बार बार पानी पी रहे थे। जैसे जैसे आवाज़ें तेज़ हो रही थी वैसे वैसे उनके पानी पीने की रफ्तार भी तेज़ होती जा रही थी। दरअसल इसी लोकतंत्र के स्वरूप से मोदी जी बहुत परेशान होते हैं। परेशान तो मोदी जी हो रहे थे, लेकिन देखिए यह वीडियो यहाँ से शुरू करें अगर हम, तो ओम बिरला जी लोकसभा स्पीकर, कितना गुस्सा उनको आ गया कि कैसे नेता प्रतिपक्ष और बाकी टीम इतना हंगामा कर रही है। देखिए, सुनिए, बहुत जायज गुस्सा है उनका। के नेता, माननीय प्रतिपक्ष के नेता, ये शोभा नहीं देता आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया है, ये शोभा नहीं देता। आप सदन में डायरेक्शन दो। माननीय नेता जब बोल रहे हो, जब खड़े हो, ये शोभा नहीं देता आपके लिए, ये उचित नहीं है संसदीय परंपराओं के अनुसार, ये तरीका ठीक नहीं है आपका। नो। और अब चलिए वापस मोदी जी और पीछे से आ रही आवाजों को सुनने के लिए थोड़ा सा एक फील गुड आप भी महसूस कर लीजिए। सभापति जी, अब आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मणिपुर में ऐसा क्या है। इतना ज्यादा सुलगता हुआ मणिपुर मोदी जी को जो परेशान कर रहा है, और देश का इकलौता राज्य जहां पिछले 14 महीने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा नहीं पाए हैं। यह बहुत खास है क्योंकि इलेक्शन प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के तमाम राज्यों में अनगिनत बार गए, बस नहीं गए तो मणिपुर, क्योंकि उनकी डबल इंजन की सरकार की नीतियों की वजह से मणिपुर जल रहा है। आज की तारीख में भी वहां शांति नहीं है। 60,000 लोग विस्थापित हैं और इस दर्द को जब सदन के भीतर वहां से जो सांसद चुने गए कांग्रेस के बिनोय ओकीजाम ने रखा, तो वाकई सदन को शर्मिंदा होना पड़ा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद और नेता शर्मिंदगी महसूस नहीं करते, वे यहां पर भी पहुंच जाते हैं कांग्रेस को दोष देने के लिए। लेकिन फिलहाल बहुत जरूरी है सुनना बिनोय ओकीजाम का यह भाषण जो उन्होंने संसद में दिया और बताया, सवाल पूछा भारत सरकार से कि क्या मणिपुर भारत का राज्य नहीं है, वरना क्या वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे गए, जीवन तबाह है, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक शब्द नहीं बोल पाती हैं मणिपुर के बारे में अपने अभिभाषण में। आइए सुनिए बिनोय ओकीजाम को। 60,000 people homeless is not a joke. 200 plus people died. And there has been a civil war-like situations where people are armed to the teeth and roaming around and fighting each other, defending their villages. And the Indian state is a mute spectator to this tragedy for 1 year. If you have an iota of concern for this state, there would not have been a silence. There would not have been a silence in this house, nor in the presidential address. 60,000
people linguisting in the relief camp. Don't talk about partition remembrance till you bring that. I would keep quiet the moment the Prime Minister opened his mouth and the Nationalist Party says that Manipur is part of India and we care for the people of that state. Only then I will accept what is nationalism in our face. और इसी बीच दो अहम डेवलपमेंट और हुए। देश और दुनिया ने देखा कि किस तरह से विपक्ष के नेता, कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने अपना जो पहला भाषण दिया उसमें सीधे सीधे निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को और आरएसएस को लिया और ऐलान किया संसद के भीतर खड़े होकर कि चाहे मोदी जी हो, बीजेपी हो या आरएसएस, वे सारे हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते। लेकिन देखिए अंजाम यह हुआ कि उनके भाषण के तमाम अहम पहलुओं को और इस डायलॉग को भी संसद की प्रोसीडिंग से हटा दिया गया और राहुल गांधी ने पत्र लिखा और कहा कि यह गलत है। आज भी इस पर हंगामा चलता रहा कि मीडिया कवरेज कैसे होगी। और साथ ही साथ एक और बिंदु जो बहुत अहम है कि जैसे ही विपक्ष के नेता बोलना शुरू करते हैं और खास तौर से राहुल गांधी बोलना शुरू करते हैं, संसद टीवी का कैमरा दूसरी तरफ चला जाता है, या तो ओम बिरला जी के पास चला जाता है या मोदी जी के पास चला जाता है। इसी से जुड़ा एक और अहम सवाल है कि आखिर क्या वजह है कि पिछले 4 सालों से, जी हां पिछले 4 सालों से 2020 के बाद से आज तक यानी 18वीं लोकसभा तक मीडिया का जो एक्रीडेशन होता था, मीडिया घरानों को जो एक जगह मिलती थी प्रेस गैलरी में जाने की, सेंट्रल हॉल में जाने की, कवर करने की लोकसभा को, राज्यसभा को, वह पूरी प्रक्रिया रोक दी गई है। 2020 में इसके पीछे बताया गया था कि कोरोना है, लेकिन कोरोना खत्म हो गया, संसद चल रही है, सब कुछ चल रहा है, बस नहीं है तो रिपोर्टिंग नहीं है और सिर्फ मन चाहे पसंदीदा पत्रकारों को एंट्री मिलती है, वे वहां जाके रिपोर्टिंग करते हैं। और इस पे जो सवाल उठा है एक बार फिर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, इंडियन वुमेन प्रेस कॉर्प्स की तरफ से, वह बहुत अहम है। 3 संगठनों ने मिलकर पत्र लिखा ओम बिरला को और पूछा है कि आखिर क्या वजह है कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, सिर्फ मीडिया कवरेज पर रोक है और वरिष्ठ पत्रकार जिनके पास ताउम्र मीडिया एक्रीडेशन रहा है, संसद में जाते रहे हैं, आज उनके प्रवेश को आपने क्यों रोका है? क्यों डर रहे हैं आप मीडिया की असली आवाज से? इस बारे में हमने बात की IWPC की प्रेसिडेंट। आइए सुनते हैं पारुल शर्मा क्या कहती हैं। आप सभी जानते हैं कि नई सरकार के गठन के बाद संसद का यह पहला सत्र चल रहा है, लेकिन बड़े दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि कुछ ही पत्रकारों के पास बन पाए और वह संसद के भीतर जाकर सीधा अपना रिपोर्टिंग कर पा रहे हैं। बाकी मान्यता प्राप्त पत्रकार जो हैं वह इस अधिकार से वंचित हैं। सरकार ने एक उनके प्रति उपेक्षा का रुख अपना रखा है। मैं अपने साथ साथ विभिन्न प्रेस क्लब के अध्यक्षों के माध्यम से सरकार से पुनः गुजारिश करती हूँ कि सूचना प्राप्त करने और सूचना को प्रेषित करने का जो एक पत्रकार का मौलिक अधिकार है, उससे उन्हें वंचित ना करें और वो सभी के पास बनाएं और सभी को संसद के भीतर जाने की अनुमति दें, जिससे कि पत्रकार अपना काम सूचना इकट्ठा करना, समाज को, पाठक को सूचना पहुंचाने का जो दायित्व है उसे पूरी नैतिक जिम्मेदारी से पूरा कर सकें। और इसी से जुड़े अहम मुद्दे उठाए हार्ट न्यूज़ के संपादक, एडिटर्स गिल्ड के पूर्व सदस्य संजय कपूर ने। सुनिए संजय कपूर किन मुद्दों को उठा रहे हैं। काफी समय से पार्लियामेंट में रिपोर्टिंग की पाबंदी लगी हुई है। ये शुरुआत हुई थी कोविड के दौरान। उस समय पत्रकारों को सेंट्रल हॉल में जाना और प्रेस गैलरी में जाने पाबंदी लगा दी और उसके बाद हम लोगों ने काफी आंदोलन भी करा, प्रेस क्लब ने एक एजिटेशन भी करा, परंतु अभी तक सरकार के चू नहीं रह गई है। तो और मुझे इस बात की समझ में नहीं आता है कि सरकार को इतना खौफ क्यों है कि वहां पर
पत्रकार जाएं और लोग उनसे बात करें। सेंट्रल हॉल भी नहीं है अब नए वाले पार्लियामेंट में, वहां पे कोई भी इस तरीके का स्थान नहीं जहां पे लोग एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। तो स्थिति तो काफी इन लोगों ने कंट्रोल करने की कोशिश करी है और मेरे ख्याल से विपक्ष के लोगों को इस पूरी बात को और भी तेजी से उठाना चाहिए कि अगर लोकतंत्र की बहाली चाहते हैं तो ये फिर से इम्प्लीमेंट करें। तो देखिए, भारतीय लोकतंत्र की तस्वीर जरूर बदल रही है कि मोदी जी को हेडफोन लगा के भाषण देना पड़ रहा है, विपक्ष की आवाज को वह शोले की मौसी से जोड़कर देख रहे हैं। सब कुछ हो रहा है, लेकिन मीडिया की आवाज और मीडिया का प्रतिनिधित्व आज की तारीख में भी बाधित है और इसकी बहुत ठोस वजहें हैं। क्योंकि जब मीडिया, असल मीडिया पार्लियामेंट के अंदर पहुंचेगा, तब वहां से जो रिपोर्टिंग होगी वह निश्चित तौर पर सरकार के लिए एक नया सरदर्द पेश करेगी। शायद यही वजह है कि लंबे समय से मीडिया घराने ये आवाज उठा रहे हैं और सरकार अनदेखी कर रही है। या उम्मीद की जानी चाहिए कि जुलाई के अंत में जब सदन बैठेगा तब विपक्ष भी मीडिया के प्रतिनिधित्व पर आवाज उठाएगा, बुलंद करेगा। शुक्रिया।